आज के वीडियो में प्यारे साथियों पढ़ने वाले हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 जिसका नाम है प्यारे साथियों जनन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को संपूर्ण 1 से आपको लास्ट तक 10 तक विस्तार से आपको बताएंगे। आप सभी के प्यार देखकर और इतना सारा कमेंट देखकर मेरे प्यारे साथियों मुझे ये चैप्टर बनाना ही पड़ा। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप सभी के कहने पर बना दिए थे और उसका वीडियो नहीं देखे मेरे प्यारे साथियों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिए। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सर मुझे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहिए ही, तो चलिए प्यारे साथियों लेके आप सभी के सामने हाजिर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्यारे साथियों, विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन का सचित्र एवं संक्षिप्त विवरण दे। हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी को मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है सचित्र एवं संक्षिप्त रूप में। देखिए अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, जिसमें नर और मादा मेरे प्यारे साथियों जो भाग नहीं लेता हो, ठीक है, जो अपने से शैतान को उत्पत्ति कर देता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए? चलिए इसी को आपको बताना है पूरा। तो चलिए ये लॉन्ग जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपको एक एक चीज़ और पूरे विस्तार से आपको बताते चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए बायोलॉजी चैप्टर 6 जनन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट का आंसर हम लोग लिखेंगे कि जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न होती है। अब मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है, अलैंगिक जनन कहते किसे हैं? तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि ना तो शुक्राणु और न तो अंडाणु भाग लेता है। इसमें एक ही ईस्ट लेता है, ईस्ट मतलब एक ही जनन लेते हैं और नए संतान के मेरे प्यारे साथियों उत्पत्ति कर देते हैं। सिंपल है, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। फर्स्ट हम लोग का पढ़ना विखंडन। तो देखिए विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एककोशिकीय जीव में जनन करते हैं। जो विखंडन है प्यारे साथियों, विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एककोशिकीय जीव जनन करते हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है कि एककोशिकीय जीव कौन है। कैसे क्वेश्चन आएगा? तो आपको इस प्रकार आएगा प्यारे साथियों कि अमीबा कैसा प्राणी है या अमीबा कैसा जीव है। ठीक है, तो आपको क्या वहाँ पे टिक करना है? एककोशिकीय जीव। अब देखिए प्यारे साथियों, जैसे में जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, यूग्लेना आदि ये सब जितने आपको दिख रहे हैं प्यारे साथियों वो है क्या जी? एककोशिकीय जीव। ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में प्यारे साथियों सब्जेक्टिव से ही आपका पूछा जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको पता चल गया कि एककोशिकीय जीव क्या है और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए विखंडन की क्रिया 2 प्रकार में संपन्न होती है। जो विखंडन की क्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है, एक प्रकार नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में प्यारे साथियों क नंबर लिखिए और नहीं तो आप लोग ए नंबर लिख सकते हैं। द्विखंडन या द्विविभाजन। नाम है प्यारे साथियों द्विखंडन या द्विविभाजन, यानी 2 को विभाजन हो जाए। विभाजन मतलब अलग, ठीक है, जिसको विभाजित कर सके। चलिए प्यारे साथियों तो इसमें लिखेंगे, इसमें एक व्यष्टि, व्यष्टि मतलब क्या होता है? जनन। क्लियर? व्यष्टि मतलब क्या होगा? जनन। तो इसमें एक व्यष्टि खंडित होकर 2 का निर्माण करते हैं। अब खंडित मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? टूट जाना, अलग होना। ठीक है, तो एक जनन खंडित होकर 2 का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपको द्विविभाजन बोला गया है, यानी इसका 2 को विभाजन निश्चित है। कोई कोई मेरे पास तो ऐसा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन में ही उसका आंसर है, जैसे द्विखंडन यानी 2 को खंडन होगा, द्विविभाजन 2 को विभाजन होगा। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं इसको। तो इसमें एक ही व्यष्टि खंडित होकर 2 का निर्माण करते हैं, उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। सिंपल है। अब देखिए एककोशिकीय जीवों में ये सब क्रिया किस में होता है? एककोशिकीय जीवों में। अब फिर से एककोशिकीय जीव तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके सर हैं भाई कंजूस। यहाँ से ही आप सभी को लिखना होगा एककोशिकीय जीव, जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल, यूग्लेना आदि। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों मेरे भी काफ़ी ऑफलाइन क्लास होता है, ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और खासकर लिखने में। चलिए जी आगे प्यारे साथियों देखिए बहुखंडन यहाँ पे दिया गया था, तो इसका आपको सचित्र के साथ बताना है। यहाँ पे केंद्रक है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों इस जो होता है ये आपको उतारना होगा। ठीक है, आप बोलिए कि सर इसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ वर्णन दिया गया है। सर्वप्रथम कोशिका या शरीर से वृद्धि परिवर्त होता है और उसके बाद केंद्रक समसूत्री विभाजन या असम सूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतान केंद्रिकों को, फिर आगे दिया गया है आपको यहाँ से केंद्रक होता है, इसके बाद देखिए 2 संतान फिर अलग अलग हो जाता है। यही आपको प्यारे साथियों नोट करना था। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुखंडन में, फर्स्ट वाला में, द्विखंडन या द्विविभाजन में। इसी का ख नंबर बोल सकते हैं या बी नंबर बोल सकते हैं। क्लियर? बहुखंडन या बहुविभाजन। नामे है बहु, बहु मतलब बहुत सारा। ठीक है, बहुविभाजन मतलब बहुत सारा विभाजन हो, किसी एक टुकड़े को ले लें। मेरे प्यारे साथियों आप लोग देखे होंगे, कभी आप लोग जाते होंगे मान लिया जाए बिस्किट खाने,
तो बिस्किट तो अगर लंबा वाला अगर आप लोग लेते हैं, जैसे केक लिए, केक किसी दोस्त के पार्टी के यहाँ गए और एक केक लेते हैं, तो उसका क्या होता है, बहु विभाजन होता है, यानी बहुखंडन होता है, उसका बहुत सारा टुकड़ा बन जाता है और सभी दोस्त क्या मज़े से खाते हैं। तो यही मेरे पास देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। तो लिखेंगे इसमें इस विभाजन से एक व्यष्टि, व्यष्टि मतलब क्या होता है, जनन होता है, लिख लीजिएगा आप कहीं पे भी, ठीक है, जनन। तो मेरे प्यार साथियों याद रहे, इसमें विभाजन से एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों की उत्पत्ति करता है, यानी एक जनन खंडित होकर अनेक जननों की उत्पत्ति करता है। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम जिसमें मलेरिया परजीवी है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सिंपल था ये। अभी हम लोग किस में पढ़े हैं, सिर्फ बहुखंडन में, ठीक है। तो इसमें बहुखंडन या बहुविभाजन का चित्र कैसे आप पाइएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों देखिए इस रूप में होता है, इसी को मेरे प्यारे साथियों जो इसको पुटी या सिस्ट भी कहा जाता है, और इसे बाहरी चारों अघात से इसका उत्पत्ति हो जाता है, जिसे पुटी कहते हैं, ठीक है। और इसी के मेरे प्यारे साथियों पुटी अंतर्विभाजित जो होता है, यहाँ पे ढेर सारा केंद्रक का निर्माण कर लेता है, यानी संतति का उत्पत्ति कर लेता है, संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है। और उसके बाद में प्यारे साथियों ये पुटी फट जाता है, इसको जो पूरा वो फट जाता है, और देखिए ये समझे छोटे छोटे ना, वो संतान के यानी संतति अमीबा बनता है, और ये नए संतान ढेर सारा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ प्यारे साथियों, एक से अनेकों बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, द्विखंडन का मतलब होता है कि दो एक विभाजन होगा, और बहुखंडन का मतलब बहुत सारे, देखिए इसमें जितना भी आपको दिख रहा है ना वो जीवे है, तो ये सब अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ये चित्र कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोग बना सकते हैं, हम नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास टाइम कम है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप जरूर बनाइएगा। आप देखिए प्यारे साथियों इसी का दूसरा होगा, इसमें 4 रूप से होता है। तो दूसरा इसमें पढ़ना है हम लोग के मुकुलन के बारे में। अब मुकुलन में ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसीलिए आप लोग क्लियर रखिएगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों देखिए विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज में तो 4 प्रकार के लैंग्वेज पढ़ना है। तो फटाफट अब सेकंड में हम लोग चलते हैं मुकुलन में, ठीक है। तो यह प्रमुख अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक जनन का है ये प्रमुख अंग है, जिसमें जनक के शरीर से कलिका, ठीक है, कलिका फूटने या प्रवध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। अब कलिका किसे कहेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आलू आप लोग देखे होंगे, आलू, तो उसमें देखिएगा उसमें जो आग के रूप में निकल जाता है उसी को कलिका कहते हैं। तो कलिका फूटने या प्रवध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। मुकुलन एककोशिकीय जीवों तथा बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होती है। जो मुकुलन की क्रिया है वो एककोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में होता है, ठीक है। खासकर मुकुलन किस क्रिया में होता है जी, ईस्ट में। अब देखिए इसका भी 2 रूप में करेंगे, एककोशिकीय जीव मुकुलन और एक होगा बहुकोशिकीय जीव मुकुलन। तो मेरे प्यारे साथियों इसको कैसे लिखेंगे जी, तो देखिए बहुत सिंपल है। ईस्ट में शरीर के उभार जिसे मुकुलन या वर्ड कहते हैं। ईस्ट मेरे प्यारे साथियों आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है भाई साहब, क्या आएगा कि ईस्ट के उपस्थिति में क्या होता है, तो मुकुलन के द्वारा, या मुकुलन के द्वारा किस विधि में होता है, तो ईस्ट में, इस प्रकार के आएगा, ठीक है। तो याद रहे आपको। तो ईस्ट में शरीर के उभार जिसे मुकुल या बर्ड कहते हैं, जिसके द्वारा संपन्न होता है, ये बर्ड ईस्ट से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे होता है एककोशिकीय जीव में कि ईस्ट में सर्वप्रथम शरीर के कोशिका के, ये देखिए शरीर के कोशिका के भाग में एक से ज़्यादा कंद रूपी उभार निकलते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। और इससे मेरे प्यार से मुकुलन या बर्ड कहते हैं, इसी चीज़ को मुकुलन और बर्ड कहते हैं। उसके बाद अब इसमें आइएगा, ईस्ट में देखिए मुकुलन की लठियाँ, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। कैसे, इसके साथ केंद्रक मेरे प्यार साथियों विभाजित होकर, ठीक है, 2 केंद्रक का निर्माण करता है, एक यहाँ भी है एक इधर भी है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद मेरे प्यार साथियों केंद्रक यहाँ पे आपको दिया गया है, जनन शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। फिर देखिए यही यहाँ से टूट जाता है और ये नए जीव का निर्माण करते हैं, देखिए जो इधर है, जो स्वतंत्र होकर जीवन यापन करते हैं। फिर उसके बाद ये भी हट जाएगा, उसके बाद ये भी हट जाएगा। आप इसका अच्छा उदाहरण ले सकते हैं आलू का, ठीक है। आलू को देखेंगे प्यार साथियों जिसमें आँख रूप में होता है, मान लिया जाए एक आलू ऐसे है तो उसमें कुछ में ऐसे निकल जाता है, जो बहुत पुराना आलू होता है ना उसमें, इसको काट के भी अगर हम लोग कर देते हैं तो ये उत्पत्ति कर लेता है, ठीक है। और ये नया संतान में उत्पत्ति करता है और जीवन यापन भी करता है। तो इस प्रकार आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्यारे साथियों उसी का लिखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपको लिख लेना कि कुछ बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि में जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है।
स्पंज ये नहीं समझिएगा कि रसगुल्ला है यहाँ पे। हाइड्रा में शरीर भीति को से सर्वप्रथम बाहर की ओर एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुलन या बड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बड यही था लिखा हुआ। धीरे धीरे इस मुकुलन के आकार में वृद्धि होने लगता है तथा जनक के सभी रचनाओं का निर्माण हो जाता है। यह एक छोटे हाइड्रा के रूप में धारण कर लेता है और यह एक नया, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है। और ये मैं प्रश्न सकती हूँ, छोटा हाइड्रा अपने जनक हाइड्रा के शरीर से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लेता है। ठीक है, ये प्रश्न सकती हूँ। इसका सबसे अच्छा यहाँ पे डायग्राम भी बनाया गया है कि सबसे पहले एक जो होता है प्रश्न सकती हूँ हाइड्रा, इसकी एक छोटा सा उभार निकलता है। इसी उभार को हम लोग मुकुलन कहते हैं या वर्ड कहते हैं। फिर ये बढ़ता जाता है और ये कुछ समय बाद में प्रश्न सकती हूँ अलग हो जाता है और अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। रूप में हम लोग पढ़ लिए। तीसरा में प्रश्न होगा अपघटन या पूर्ण जनन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको लिखना होगा कि इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर से किसी कारण से प्राकृतिक एवं कृत्रिम रूप से, ठीक है, प्राकृतिक में प्रश्न और कृत्रिम आपको पता होगा, 2 या अधिक टुकड़े को खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकास कर पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है ना कि उसको काट भी देते हैं और फिर भी उसको अगर कहीं पे रोप देंगे साथियों तो वो फिर से हो जाता है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण होगा, जैसे फूल आप लोग देखे होंगे, फूल है, ठीक है। फिर देखिए इसमें मेरे प्रश्न दिया गया स्पाइरो गायरा, फिर देखिए प्लेनेरिया दिया गया है, तो आप लोग ये सब याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना अपघटन के पूर्ण जन्म, यानी देखिए यहाँ से मेरे प्रश्न आप लोग समझिएगा, यहाँ मान लीजिए पूर्व इसका कोई भी एक कण है, उसको फिर यहाँ से काट के अलग कर दिया गया है, और लेकिन ये कण फिर पूर्ण रूप से अपने व्यवस्था में आ जाते हैं, देखिए पहले की तरह। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से प्रश्न आपको नोट करना है और यहाँ तक आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक नोट करना है भाई साहब। और उसके बाद इसी में चौथा था बीजाणु जनन, तो इसमें लिखेंगे निम्न श्रेणी के जीवों जैसे जीवाणु, शैवाल, कवक आदि बीजाणु का निर्माण अलैंगिक जनन के मुख्य विधि है। इस प्रकार जनन के समांतर सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको नोट करना है और ये देखिए ये डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए देखिए आलू वाला यहाँ पे बहुत ही अच्छा से आपको बताया गया है। चलिए इसमें रहने देते हैं, आगे देखें प्यारे साथियों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है, उत्तक संवर्धन कैसे संपन्न होता है और कायिक प्रवर्धन के लाभों का उल्लेख करना है। ठीक है, दोनों आपको बताना है जी। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तक संवर्धन है वो किस में होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें कोई एक पेड़ है, जैसे आपके सामने हम एक पेड़ ले रहे हैं, ठीक है, और इसका पेड़ से तो आप यहाँ से भी काट के और मिट्टी पे आप अगर आप रोप देते हैं तो वो पेड़ फिर स्वतंत्र रूप में पेड़ हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तक संवर्धन। जैसे कैसे, पेड़ का नाम बताइए, अंगूर के देखे होंगे, गुलाब का देखे होंगे। गुलाब मेरे प्यारे साथी उसका क्या, उसको कभी भी गुलाब का बीज नहीं होता है, उसका मेरे प्यारे साथी कोई जो दाढ़ी हम लोग बोलते हैं उसको तोड़ लीजिए और कहीं पे आप रोक दीजिए और वो फिर से हो जाएगा। ठीक है, जैसे जितना ज़्यादा इसमें क्या आएगा, सजावटी पौधा, जितना भी सजावटी पौधा रहता है प्यारे साथियों वो उसमें कौन सा संवर्धन होता है, तो उत्तक ही होता है। याद रहे, क्लियर। ठीक है, जैसे कनैल का पेड़ देखे होंगे, उड़हुल का पेड़ देखे होंगे, ये सब का क्या चीज़ रोपा नहीं जाता है, ये सब का आप कंट्रोल लीजिए और एक जगह पे रोप दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, और इसी में कायिक प्रबंधन की बात कर ले तो इसमें क्या होता है ना कि एक कृत्रिम अगर ले लेते हैं जैसे प्रयोगशाला में, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारा रखते हैं और सभी को बढ़ने देते हैं, फिर अलग अलग करके रोप देते हैं, तो वो हो गया कायिक प्रवर्धन। सिंपल है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इस विधि में पौधे के उत्तक एक छोटे से भाग को काट लेते हैं, किसमें, पहले उत्तक संवर्धन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस विधि में प्यारे साथियों उत्तक एक छोटे से भाग को काट लेते हैं। इस उत्तक को उचित परिस्थितियों के पोषक माध्यम में रखते हैं। चलिए, उत्तक से एक अनियमित ऊर्ध्व सा बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आपको कॉपी में लिखना संभव नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द हो जाता है नोट करके। चलिए आपको साफ भी दिख रहा होगा, साफ साफ लिख लीजिएगा। कैलस का उपयोग मेरे प्यारे साथियों पूर्ण गुणन में किया जाता है। इस उत्तक का छोटा सा भाग किसी अन्य माध्यम में रखते हैं जो पौधे में विभेदन की क्रिया उत्तेजित करता है। इस पौधे को
गमले या भूमि में लगा दिया जाता है और उसके परिपक्व होने तक वृद्धि करने दिया जाता है। उत्तक संवर्धन आजकल ऑर्किड, गुलदाउदी, शतावरी तथा बहुत से अन्य पौधे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। लेकिन देखिए, हम जब एक एक टोटो के पढ़े हैं, आपको क्या करना है, पूरा फ्रेश लिखना और उसके बाद एक दो बार पढ़िए और जो आपको समझाएं वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका मेरे पास से तो फ़ायदा क्या था, तो फ़ायदा बहुत है कि बहुत जल्द हो जाता है। जैसे सभी नए पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं, जितना भी नए पौधे होते हैं ना वो पहले के पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे कलम द्वारा उसके समान ही उनके पौधे तैयार किए जाते हैं। जो अच्छा पौधा निकल जाता है फिर उसी को मेरे प्यार से तोड़ लेते हैं और दूसरे जगह पे लगाएंगे, तो फिर जो भी पौधा होगा वो अच्छा ही पौधा होगा। यानी मीठे आम का अगर लगाते हैं, आम का तो हम लोग जानते हैं कि बीज लगता है यानी उसका गुठली से, लेकिन जो मेरे प्यार से जैसे गुलाब का फूल हो गया, जो अच्छा फूल होता है उसे क्या कीजिएगा, उसका डंडी को तोड़ लीजिए और कहीं पर लगा दीजिए, वो अच्छा ही होगा। दूसरा प्रश्न, फलों द्वारा उत्पन्न उन सभी बीजों को समान नहीं होते हैं, परंतु कायिक जनन द्वारा जन्म पौधे में पूर्ण समानता होती है। चलिए थर्ड नंबर आप लोग लिख लीजिएगा, कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं, बहुत जल्द बन जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, फिर देखिए चौथा में प्रश्न, वे पौधे जो बीज द्वारा सरलता से प्राप्त नहीं किए जा सकते कायिक जनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे केला, अंगूर। केला उला के देखिए, कभी भी प्रश्न हो आप लोग एक केला रोपिए और कुछ ही दिन के बाद आपको 25 केला देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्यार साथियों कि परागकण से लेकर बीज बनने तक की क्रिया को संक्षेप में आपको, ठीक है, उद्धत करें या आपको बताना है। तो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण प्रजनन कहलाता है। पराग कोश में प्यार साथियों पराग कणों का वर्तिकार्ग तक स्थानांतरण प्रजनन कहलाता है। फूल के पुंकेसर में परागकोश होते हैं। फूल में क्या पाया जाता है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव आपका आएगा तो पुंकेसर। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण, जो परागकण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव बनता है 100%, क्लियर कर लीजिएगा। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण, और पुंकेसर में प्रश्न किस में होता है। ठीक है, तो यानी परागकोश में क्या होते हैं या परागकोश किससे बनते हैं, तो पुंकेसर से। चलिए देखिए, इसी में प्यार साथी होता है स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पुरुष वाला तो हो गया पुंकेसर, तो एक होगा स्त्री केसर। ठीक है, जैसे जनन में प्यार साथी होता है ना मादा, ठीक है, और एक नर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे नर मादा होता है प्यार साथी पुरुष में, उसी प्रकार फूल में भी होता है पुंकेसर, ठीक है, और स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकार्ग। परागकण के बाद परागकण से एक नाली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न आपको फटाफट नोट कर लेना है जी। फिर देखिए, पराग नली में 2 नर युग्मक होते हैं। एक युग्म पराग नली से होता हुआ बीजांड तक पहुंचता है और यह बीजांड के साथ संलयन करता है जिसे युग्मज बनता है, और दूसरे युग्मज 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर प्राथमिक इंद्रोस्पर्म, जिसको भ्रूणकोश, ठीक है, केंद्रक बनाता है, जिसके अंत में एंडोस्पर्म बनता है। और इस प्रकार उच्च वर्गीय पौधे दोहरी निषेचन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है जनन, इसमें आपको यही सब बारे में पढ़ना है जी। देखिए, निषेचन के बाद फूल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, वर्तिकार्ग तथा वर्तिकाग्र गिर जाते हैं, बाह्यदल सूख जाते हैं और अंडाशय पर लगे रहते हैं। अंडाशय स्थिरता से वृद्धि करता है और इनमें स्थित कोशिकाएं को विभाजित होकर वृद्धि करता है। ये बीज का बनना आरंभ हो जाता है और बीज में एक शिशु पौधे अथवा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक छोटे से मूल, यानी साथियों छोटे से आपको बताना है, मूल यानी जड़, एक छोटा सा, ठीक है, फ्रो तथा बीज पत्र होते हैं, जिससे बीज पत्र में भोजन संचित रहता है। इस प्रकार आपको नोट करना था। ठीक है, चलिए, और ये आप डायग्राम बना भी सकते हैं क्योंकि सब में डायग्राम बनाने के लिए बोला है जी, देख लीजिए। और उसके बाद आपको ये भी लिख लेना है। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन में प्यार साथियों देखिए,
कि पादप में लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभेद करें। यानी लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। इसका तो एक उपाय और भी है कि आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। और एक उपाय और है कि एक ही साथ में लिख लीजिए, एक साइड लैंगिक और एक साइड अलैंगिक। तो देखिए लैंगिक जनन क्या है, ये हम आपको बताए थे प्यारे साथियों, जब बताए थे आपको लघुत्तरीय प्रश्न। एक पौधे फूल में लैंगिक जनन होता है। पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। पुंकेसर क्या है तो नर वाला, और मादा क्या है प्यारे साथियों, स्त्रीकेसर। ठीक है, याद रखिएगा। परागकण पुंकेसर के परागकोश में पैदा होता है। परागकण दो नर युग्म पैदा करता है। जो परागकण है दो नर युग्मक पैदा करता है। युग्मक मतलब युग जब भी आएगा तो समझिएगा जोड़ा। अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं। अंडाशय के अंदर अंडाणु होते हैं जिसके केंद्रक के अंदर मेगा स्पोर होता है। मेगा स्पोर से भ्रूण थैली का विकास होता है जिसमें मादा युग्मक होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मादा युग्मक होता है। परागकण द्वारा परागकण स्त्रीकेसर वर्तिकार तक पहुँचते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय परिकित्व होकर फल बन जाता है और बीजांड बीजों से और अंडाशय भित्ति में बदल जाता है। इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा ही आपको। देखिए इसी प्रकार हम नोट कर दिए हैं ताकि आप लोग उतारने में आपको परेशानी ना हो। और उतार के एक दो बार आप लोग करिएगा रिवीजन, तभी आपका क्लियर होगा। फिर उसी प्रकार आएंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में संतान एक जीव से उत्पत्ति होती है, आपको बताए थे। इसमें कोई जरूर नहीं है नर युग्म और मादा युग्म। अलैंगिक जनन के मुख्य प्रकार है द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा तथा कायिक परिवर्तन द्वारा। फिर देखिए जब पौधे में कोई कायिक भाग जैसे पत्र, अति, तना, जड़ नया पौधा पैदा करती है तो इस कमरीय को कायिक पूर्ववर्धन कहते हैं। कुछ पौधे जैसे अमरूद अथवा शकरकंद की अपस्थानिक जड़ों पर छोटी छोटी कलियां होती है जिनसे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए आपको दिया गया ब्रायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर खांचों में स्थित अपस्थानिक कलियां होती है जिनसे नए पौधे के उत्पन्न होते हैं। रोपण में ठीक है ऐच्छिक पौधे की कलम के बीज के स्कंद पर लगा देते हैं। कायिक परिवर्धन की ओर बहुत सी विधियां हैं जैसे कलम, दाब कलम तथा उत्तक संवर्धन। ठीक है, कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे अपने पैतृक पौधे से बिल्कुल समान होते हैं। जैसे पहला होता है वैसे ही वो भी होता है। इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। थोड़ा सा बड़ा चल जाता है हर चीज़ का ही आंसर इसमें, क्योंकि लॉन्ग भी है और चैप्टर भी वैसा ही है लॉजिक वाला। यौवनारंभ या विपटी के समय किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करें। यानी वह यौनावस्था में बैठ सकते जो परिवर्तन होता है लड़का और लड़की के, ठीक है, वही बालक और बालिकाओं में के शरीर में परिवर्तन होता है, वही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इस चैप्टर से जब भी आएगा तो यही क्वेश्चन आपको आने वाला है। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक एवं बालिकाओं में एक समान भी होते हैं, जैसे काख एवं दोनों जंघाओं के बीच तथा बाजन जांग के समीप बाल आना। लड़का में भी आता है लड़की में भी आता है। ठीक है, यानी बालक में भी आएगा और बालिकाओं में भी आएगा। टांगों तथा बाजुओं पर कोमल बाल उगने लगते हैं। त्वचा कुछ तैलीय होने लगती है। ठीक है, त्वचा में प्यार साथियों क्या होता है जी, कुछ तैलीय होने लगता है यानी तेल जैसा। इस अवस्था में चेहरे पर फुंसियाँ निकलती है और निकलना भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे हम लोग पिंपल बोलते हैं प्यार साथियों, और हर लड़का के आता ही है। और ये कब होगा, जब भी आप 9th-10th में तो आपके साथ ऐसा परिवर्तन हो रहा होगा। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अलग अलग प्रकार के कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे किशोर ठीक है बालिकाओं के स्तनों में उभार आने लगता है। स्तन के केंद्र में स्थित स्तनार्ग के चारों ओर की त्वचा का रंग ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए किशोर बालक में मूछ और दाढ़ी का उगना प्रारंभ होने लगता है। स्वरयंत्र या लैरिंक्स के परिपक्वता के कारण आवाज़ में भारीपन आने लगता है, यानी आवाज़ में प्यार साथियों हार्ड हो जाता है।
वृषण में नर युग्म शुक्राणु बनने लगते हैं। नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु। आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से आगे पढ़ सकते हो कि नर युग्म कौन है, तो शुक्राणु। और वहीं पे याद रखिएगा, ठीक है, कि नर मैथुन अंग शिश्न के आकार में कुछ वृद्धि होने लगते हैं। मासिक भावनाओं के प्रभाव कभी कभी शिश्न के आकार में समान से ज़्यादा स्थायी वृद्धि तथा कठोरता आने लगती है। इस सब प्रकार आपको लिख लेना था, ठीक है। और ये सब बायोलॉजी में आप लोग सभी लोग पारंगत भी हैं, और ख़ास कर ये क्वेश्चन में सभी लोग अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे साथियों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। पुरुष के आंतरिक जनन अंगों का वर्णन करें। आंतरिक में, ठीक है, आपको देखिए जैसे मनुष्य के नर जनन अंग तंत्र निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है वृषण, अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए वृषण, एक जोड़ी वृषण में प्यार साथियों होते हैं जो वृषण कोष में बंद रहते हैं। वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होता है। वृषण से शुक्राणु निकलने के बाद लगभग 48 घंटे तक जीवित रहते हैं, ठीक है। 48 घंटे तक क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। वृषण कोष शुक्राणुओं को शरीर के ताप 1 से 30 मिनट, ठीक है, डिग्री सेल्सियस होगा, निम्न ताप पर प्रदान करते हैं। अब वृषण के कार्य क्या है जी? तो देखिए दिया गया है, शुक्राणु उत्पन्न करना, नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति तथा स्रावन। फिर देखिए प्यारे साथियों, यदि वृषण, ठीक है, यदि वृषण देही गुह में हो रह जाता है तो वंध्यता उत्पन्न होती है। फिर देखिए आगे देखेंगे, इसी में दिया गया है एपिडीमिसिस, ठीक है, एपिडीमिसिस, एपीडी इसको बोलेंगे, और उसके बाद डीमिसिस। यह एक नलिकाकार संरचना होती है जो वृषण के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं। ये मेरे प्यारे साथियों सेमीफिनरस नालिकाओं से जुड़े रहते हैं और शुक्राणुओं के लिए एक संचय घर का कार्य करती है। उसके बाद लिखना है शुक्राशय, ठीक है। तो शुक्राशय में देखिए शुक्राणु वाहिनी द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में आते हैं। यहाँ पूरी तरह में प्यारे साथियों परिपक्व होते हैं तथा इनमें कुछ स्राव मिल जाते हैं। चलिए फिर देखिए इसी का ग्रंथि का दिया गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मूत्र मार्ग दिया गया है, मूत्र मार्ग कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। चलिए जी, ये सब आप लोग जानते भी होंगे और एक दो बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना स्त्री में लैंगिक चक्र का वर्णन करें, ठीक है। स्त्री में प्यारे साथियों लैंगिक चक्र का वर्णन करें, तो आपको बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको कभी कभी बिहार बोर्ड के द्वारा सटक के पूछ दिया जाता है और हर बच्चा नंबर भी लाता है इसमें। क्या जी? स्त्रियों में मासिक धर्म में प्यारे साथियों स्त्रियों के यह 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। 13 से 15 वर्ष तक, ठीक है। यह यौवनावस्था होती है। 13 से 15 साल के में प्यारे साथियों क्या कहेंगे? इसी को यौवनावस्था भी कहते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म 28 दिन का होता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है कभी कभी कि स्त्रियों में मासिक धर्म कितने दिन का होता है। ऑप्शन रहेगा 28, 24, 32, 25, ठीक है। तो आपको 28 पे फट से क्लियर करना है। फिर देखिए यही समय अंडाणु का पूर्ण जीवन काल होता है। इसकी अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। अब आपको पूरा सभी को बताना होगा कि 1 से 5 दिन तक पुराना अंडाणु रजोधर्म के समय बाहर आता है। अंडाशय में नए अंडाणु की वृद्धि प्रारंभ हो जाते हैं। फिर देखिए पूरा चीज़ आपको दिया गया है। 6 से 12 दिन तक अंडाशय के अंडाणु परिवर्तित होकर ग्रेफियन फॉलिकिन बन जाता है। उसके बाद में प्यारे साथियों 13 से 14वें दिन में ग्राफियन फॉलिकन अंडाशय से बाहर आकर अंडवाहिनी में पहुंच जाता है और ये अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए प्यारे साथियों इसी बात इसमें दिया गया है आपको कि 15 से 16 दिन तक अंडाणु अंडवाहिनी और फिर गर्भाशय में आकर शुक्राणु से मिलाने की प्रतीक्षा करता है। यदि इसके बीच में निषेचन होता है तो अंडाणु युग्मक में परिवर्तन हो जाता है जो विकास करके 9 माह के शिशु बन जन्म लेता है। यानी बच्चा किस टाइम में प्यारे साथियों जन्म लेता है आपको पूरा इसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बस आपको लिख के पढ़ लेना है, इसमें कुछ ज़्यादा हम समझाएंगे नहीं भाई साहब, बात है जो क्लियर। देखिए निषेचन नहीं होता है तो 17 से 18वें दिन तक निष्क्रिय हो जाता है और 28 दिन के बाद रजोधर्म से बाहर आता है, ठीक है। चलिए यहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए प्यारे साथियों यह एक चक्र एस्ट्रोजन तथा
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा नियंत्रित रहता है। स्त्रियों में देखिए दिया गया 45 से 50 वर्ष तक होता है, और उसके बाद लड़कों के किशोरावस्था प्रारंभ 13 से 15 वर्ष तक होता है। इनमें कोई चक्र नहीं होता है, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण जीवन भर होता है, जब तक जीवी जब तक शुक्राणु का निर्माण होगा। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला हो गया प्राकृतिक विधि, ठीक है, नेचुरल जो मेथड मेरे पास आपको दिया गया है वो, तो आप लोग देख लीजिए, जो नेचुरल हर कोई में होता है, हर इंसान में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको हम आगे बताए थे कि कब से किस दिन में, ठीक है, होता है 14वें दिन अंडा से, इसमें चलिए इसमें हम बता दिए, आप लोग सिर्फ नोट करना है। फिर दूसरा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यांत्रिक विद्या। तो यांत्रिक विद्या क्या है, तो इन दोनों पुरुषों यांत्रिक में दोनों को अलग अलग वैज्ञानिक यांत्रिक तरीके से अपनाए जाकर अंडाणु निषेचन पर नियंत्रण किए जा सकते हैं। पुरुष के लिए कंडोम का उपयोग सबसे सरल है और प्रभावी उपाय भी है। कंडोम बहुत ही पतले रबर जैसे पदार्थ से बनी होती है। ये सब आप लोग मेरे प्यारे साथियों पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ आपके लिए हम लिख दिए हैं, बस कुछ नहीं, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। चलिए फिर देखिए, एक आता है कि स्त्रियों के लिए डायफ्राम होता है, कॉपर टी का प्रयोग, ठीक है, कॉपर टी का मेरे प्यारे साथियों जैसे लूप जैसे परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध है। ये किस में होता है, तो स्त्रियों में होता है, ठीक है, संतान को उत्पत्ति से रोकने के लिए या नियंत्रण पाने के लिए। चलिए इसमें देख लीजिए प्यारे साथियों, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये सब हम उतना आपको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप लोग बायोलॉजी का खुद स्पेशलिस्ट हैं, खुद ही समझाते हैं बहुत अच्छा से। अब लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके कहने पर ही वीडियो आया है। लैंगिक जनन के संचारित रोग क्या है, जो भी रोग है आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए तो पूरा आपको वहाँ से वहाँ तक नोट करना है। 1 नंबर में आपको लिख लेना कर सकती हूँ, वायरस जनित रोग, ठीक है, जिसको एड्स, देखिए HIV के कारण होने वाली रोग है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होगा। सेकंड, बैक्टीरिया जनित रोग, ये क्यों होता है, तो इसमें भी आपको पूरा बता दिए गए हैं। थर्ड मेरे प्यारे साथियों, प्रोटोजोआ जनित रोग, क्योंकि देखिए इसमें लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लिखने में हो या इसका मेरे प्यारे साथियों बोल के ये सेट करने में हो, जितना भी ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब सिर्फ आपके लिए हम बनाए हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत की मेरे प्यारे साथियों, तब जाके ये सब तैयार हुआ है PDF, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर PDF चाहिए तो इसका भी आपको मिल जाएगा आसानी से। और इसी के साथ हम लोग 1 से 10 तक प्रश्न हल कर लिए हैं, और हर चैप्टर का मेरे प्यारे साथियों इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।